तो हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में जो है हम क्या करेंगे, वेरिएशन एंड टाइम एंड वर्क करेंगे। ठीक है, जिसकी वेरिएशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको स्किप नहीं कर सकते। और वेरिएशन और टाइम एंड वर्क कहीं ना कहीं जो है एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें भी टाइम एंड वर्क क्वेश्चन आता है। तो आइए हम चलते हैं क्लास की तरफ। वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन मतलब होता है कोई चीज़ वेरी कर रही है। ठीक है, तो ऐसा क्या वेरी करना मतलब कि भी चेंज होना। जैसे मान लीजिए कि मतलब दो चीज में रिलेशन, ऐसा रिलेशन एक चीज बढ़ने से दूसरी चीज बढ़े, एक चीज कम होने से दूसरी चीज कम हो। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? हम वेरिएशन बोलते हैं। एक मैं नॉर्मल सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ कि मान लीजिए कि जो है सब एक बकेट है। ठीक है, बकेट है, आप लोगों ने बकेट देखा होगा या डेली यूज़ के लिए, मतलब बाथरूम वगैरह में नहाते हैं। इस बकेट में देखिए, बकेट का वेट मान लीजिए कि ऐसे खाली बकेट है तो हल्की होती है। ठीक है, मान लीजिए कि 1 kg, 1 kg के बकेट है। लेकिन जैसे जैसे हम इसमें मतलब मान लीजिए कि पानी भर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो जैसे जैसे पानी इसमें भरता जाएगा, पानी जैसे बकेट फुल होती जाएगी, वैसे वैसे क्या होगा, इसका वेट क्या होगा, बढ़ता जाएगा। मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर जो होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर जैसे बढ़ेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो इसका क्या होगा, वेट ऑफ बकेट क्या होगा, वेट ऑफ बकेट क्या होगा, ये इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अगर मैं वॉल्यूम को वी मान लूँ, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया। और वेट को क्या मान लूँ, वेट ऑफ बकेट को क्या मान लूँ, डब्लू। इसका मतलब ये होगा कि वेट जो होगा, वेट जब जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, वेट बढ़ेगा। तो वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो वेट बढ़ रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसलिए वेट क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसलिए कहते हैं कि क्या कहे, ये वेरिएशन है, इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट वेरिएशन। मतलब डायरेक्ट रिलेटेड हो। अगर वॉल्यूम कम होगा, जैसे जब हम नहाते हैं, ठीक है, तो बकेट पानी से बाहर निकाल, इससे बाल्टी से बाहर निकालते हैं, एक मग निकाले, दो मग निकाले। अब जैसे जैसे वॉल्यूम कम हो रहा है, तो वॉल्यूम कम हो रहा है, जब डिक्रीज हो रहा है, तो उसका भी वेट ऑफ बकेट क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं जब एक चीज़ बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है, या एक चीज़ कम होने से दूसरी चीज़ कम हो रही है, तो उस केस को क्या बोलते हैं, हम डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आया? तो हम इसमें बेसिक डेफिनेशन पे आते हैं। क्या है? इवन one quantity changes varies with respect to the change in the another quantity, then the two quantities are said to vary with respect to each other. ठीक है, वेरिएशन सिंपली मीन्स हाउ वन क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द अनदर, मतलब कैसे डिपेंड करती है, एक इंपेरिकल रिलेशन होता है। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल है कि इफ पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीजेज, अगर पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज होगी, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, क्योंकि पेट्रोल की प्राइस जो है, गाड़ी जो होती है पेट्रोल से चलती है। अब सीएनजी वगैरह आ गई, उसकी बात अलग है, हम इसका उसमें नहीं जा रहे हैं, इसको लिटरल सेंस में नहीं ले रहे हैं, हम एक बस ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि जो है गाड़ी जो है पेट्रोल से ही चलती है। अगर गाड़ी पेट्रोल से चलती है, ठीक है, तो पेट्रोल की कॉस्ट अगर इंक्रीज होगी, तो जाहिर सी बात है जो ड्राइवर होगा वो उसी उसी अकॉर्डिंग क्या करेगा, कि इसकी प्राइस जो है, फेयर जो होगा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आल्सो इंक्रीजेस, तो इफ पेट्रोल प्राइस इंक्रीज है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज है। ये दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, डिग्रीज पे ऐसे मैथमेटिकली तो डिग्रीज होगा, लेकिन इंडिया में जनरली ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक बार बढ़ गया तो बढ़ गया। ठीक है, तो अगर एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है, एक चीज़ से कम होने से दूसरी चीज़ कम हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, हम डायरेक्ट वेरिएशन बोलेंगे, डायरेक्ट वेरिएशन बोलेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि हम यही मान लेते हैं, वेट मान लेते हैं, या फिर जो है, ठीक है, अगर जैसे बैलून एक है, ठीक है, एक बैलून है, तो बैलून में हम जितना ज़्यादा वो करेंगे, मतलब अगर हम इसमें एयर वो करें, फिल करें, तो एयर जो होगा, एयर की क्वांटिटी वॉल्यूम जितना बड़ा होगा, मतलब एयर का वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा, एयर का वॉल्यूम जो होगा जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा एयर फिल करेंगे, उतना ही साइज ऑफ बैलून क्या होगा, साइज ऑफ बैलून क्या होगा, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि वो मतलब एयर, अमाउंट ऑफ एयर या वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ बैलून जो होगा, ये बैलून जो होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ एयर हो गया, वॉल्यूम ऑफ एयर फील्ड। ठीक है, एयर फील्ड मतलब जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा साइज होगा किसका, बैलून का। तो यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आ गई। तो अच्छा, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कि जो वॉल्यूम ऑफ बैलून है, ये मैं इसको वाई मान लेता हूँ।
और वॉल्यूम ऑफ एयर को क्या मान लेता हूँ मैं, एक्स मान लेता हूँ। तो यहाँ से ये हो गया कि वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्स होता है, एक्स हो गया, ठीक है। तो नॉर्मली हम प्रोपोर्शनलिटी का जो कांस्टेंट उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, एक कांस्टेंट का यूज़ करते हैं, तो वाई इक्वल टू क्या होता है, के इंटू एक्स हो जाता है, वाई इक्वल टू के एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे बस वही दिया हुआ है। इन डायरेक्ट वेरिएशन बोथ क्वांटिटीज इंक्रीजेज टुगेदर और डिक्रीजेज टुगेदर। मैथमेटिकल फॉर्म क्या, वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, मतलब एक चीज़ इंक्रीज हो रहा है दूसरी चीज़ इंक्रीज होगी, एक चीज़ डिक्रीज हो रहा है तो दूसरी चीज़ क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो हम इसको जब कॉन्स्ट ये प्रोपोर्शनलिटी का जब हम वो मतलब रिमूव करते हैं तो वहाँ उसके यहाँ पे क्या आता है, कांस्टेंट आया, तो वाई इक्वल टू क्या होगा, के एक्स हो गया, ठीक है। जैसे ज़्यादा वर्कर होंगे तो ज़्यादा काम होगा। अगर मान लिए कि तीन तीन वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो मान लीजिए कि एक दिन में एक वर्कर एक वॉल बनाता है, तीन वर्कर कितना बनाएंगे, तीन वॉल बनाएंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि हम 20 वर्कर ले रहे हैं, तो एक वर्कर अगर एक वॉल बनाता है, 20 वर्कर कितना बनाएगा, 20 वॉल बनाएगा। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि नंबर ऑफ वर्कर जितना ज़्यादा होंगे, अमाउंट ऑफ वर्क क्या होगा उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये क्या होगा, डायरेक्ट वेरिएशन हो गया, ठीक है। अब ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर एक कार है, एक कार है मान लीजिए, ठीक है, ये मान लीजिए पहले 30 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, ठीक है। एक घंटे में कितना जाएगी, इसके अकॉर्डिंग एक घंटे में कितना जाएगी, यहाँ पे मान लीजिए 1 किलोमीटर, ठीक है। तो एक घंटे में कितना जाएगी, ये 30 किलोमीटर, ये कितना ये है, मान लीजिए 30 है, ठीक है। तो एक घंटे में कितना जाएगी, एक घंटे में इसकी जो डिस्टेंस होगी कितना होगी, ये 30 किलोमीटर होगी। तो स्पीड अगर मैं बढ़ा दूँ, स्पीड 30 से बढ़ा के जो है अगर मैं 60 किलोमीटर कर दूँ, अगर मैं 60 किलोमीटर पर आवर कर दूँ, तो ये एक घंटे में अब इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक घंटे में 60 किलोमीटर ट्रेवल करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, या डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, मतलब डिस्टेंस कवर्ड डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, स्पीड ऑफ कार, मान लीजिए स्पीड ऑफ कार, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, के इंटू एस, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें क्वेश्चन क्या ऐसे डायरेक्ट पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि ए कार कवर्स कवर्स डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, व्हेन स्पीड वॉज 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, what will be the distance, what will be the distance, what will be the distance covered when in 1 hour, कर लीजिए 30 किलोमीटर इन 1 आवर, ठीक है। when स्पीड स्पीड बिकम्स 90 किलोमीटर पर आवर, तो हम जानते हैं कि क्या है, कि डिस्टेंस कवर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, स्पीड है। तो डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, स्पीड है। तो यहाँ से आ गया डी इक्वल टू क्या आ गया, के टाइम्स एस। तो डिस्टेंस कवर्ड कितना था, 30 था, के इंटू स्पीड कितना थी, 30। तो यहाँ से के इक्वल टू आएगा 30/30, कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया डी इक्वल टू क्या हो गया, एस हो गया। अब जब कितना स्पीड होगी, 90 हो जाएगी स्पीड, तो डिस्टेंस कवर्ड कितने होगा, एस इक्वल टू 90 पे, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 आएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये है, तो डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ बढ़ेगी, और एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ क्या होगी, कम होगी। क्वेश्चन देखिए, इफ एक्स वेरीज डायरेक्टली एज वाई, मतलब एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, वाई है, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या है कि एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, वाई है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एस इक्वल टू क्या हो गया, के टाइम्स वाई। अब कह रहे हैं कि एक्स इक्वल टू 24 है, वाई इक्वल टू 6 है। एक्स क्या है, ये 24 है, इंटू के इक्वल टू के इंटू वाई क्या है, जब 6 है।
तो यहाँ से के इक्वल टू क्या आ गया 24/6 इक्वल टू क्या हो गया 4 आ गया। अब हमने एक्स इक्वल टू के वाई माना था, के की वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो इसका मतलब क्या हो गया एक्स इक्वल टू क्या आ गया ये 4 y आ गया, एक्स इक्वल टू 4 y। ठीक है, अब देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वन वाई इक्वल टू 15। जब वाई 15 होगी तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स इक्वल टू 4 इंटू वाई की वैल्यू क्या होगी जब 15 होगी, एक्स इक्वल टू क्या आ गया 15 इंटू 4 क्या आ गया 60, 60 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कह रहे द कॉस्ट ऑफ एप्पल वेरीज डायरेक्टली विद देयर वेट्स। ठीक है, जितना ज़्यादा केजी वेट होगा उतना ही ज़्यादा कॉस्ट लगेगी। इफ 5 kg, तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट मैं लिख सकता हूँ कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है वेट है। ठीक है, तो कॉस्ट इज इक्वल टू के टाइम्स क्या हो गया वेट हो गया। इफ 5 kg कॉस्ट 5 kg ऑफ एप्पल कॉस्ट ₹200। ठीक है, तो कॉस्ट कितना है 200 है। यहाँ पे हम लिखेंगे 200 इज इक्वल टू के टाइम्स इसका कितना केजी है 5 kg है, तो ये के टाइम्स 5, तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ गई 200/5, मतलब कितना, मतलब आ गया 40। ठीक है, अब यहाँ से हो गया कि सी इज इक्वल टू 40 इंटू डब्लू। ठीक है, अब कह रहा व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 kg एप्पल्स। 8 kg एप्पल कॉस्ट कितना होगी, सी इक्वल टू 40 इंटू वेट कितना है 8 kg इंटू 8 हो जाएगा, 8 फोर द कितना 32, कितना हो गया 320 हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बहुत ईजी है, जस्ट आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन का यूज़ करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए वेरीज डायरेक्टली एज बी, मतलब ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्या है बी है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए इज इक्वल टू के इंटू बी। अब क्या रहा व्हेन एंड ए इज इक्वल टू 18 व्हेन बी इज इक्वल टू 9। ए क्या है 18 है, जब के इंटू बी क्या है ये 9 है, तो यहाँ से के इक्वल टू क्या आ गया 18/9 इक्वल टू 2 आ गया। तो यहाँ से अब ये इक्वेशन क्या बन गई, ये इक्वेशन आ गई ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी आ गई, ठीक है इक्वल टू 2 आ गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी व्हेन ए इक्वल टू 30। जब ए 30 होगा, जब ए 30 होगा तो बी की वैल्यू क्या होगी 2 इंटू बी। ठीक है, तो 30/2, बी इक्वल टू 30/2 मतलब कितना 15। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, डायरेक्ट बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं। लेकिन क्या ऐसे इजी क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, ताकि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द इंटरेस्ट अर्नड ऑन द फिक्स्ड डिपॉजिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच इट इज एन प्लेस्ड। मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट जो है इंटरेस्ट अर्न मतलब आई मान लेते हैं हम इंटरेस्ट अर्न को। ठीक है, इंटरेस्ट अर्न को क्या मान लेता हूँ मैं आई मान लेता हूँ। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच इट इज एन प्लेस्ड, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है एन। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो गया आई इज इक्वल टू क्या हो गया के टाइम्स एन हो गया। ठीक, अब देखिए एन एफ डी प्लेस्ड फॉर 42 मंथ्स गिव एन इंटरेस्ट ऑफ 1820। इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 1820 मिल रहा है, किसके लिए मिल रहा है ये के इंटू कितने मंथ के लिए 42 मंथ के लिए मिल रहा है। यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी के इक्वल टू क्या आ गया 1820/42। ठीक है, तो ठीक अभी ऐसे ही रहने दो, काटने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द इंटरेस्ट अर्न इन एफडी प्लेस फॉर 72 मंथ्स के लिए पूछा है, तो यहाँ से देखिए आई इक्वल टू क्या आ गया आई इक्वल टू आ गया हमारे पास 1820/42 इंटू अब नेक्स्ट क्या है एन कितने मंथ के लिए पूछा है 72 के लिए पूछा है, तो ये 72 यहाँ पे रख देंगे, इसी को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो 4 से, तो 4 से नहीं आएगा 3 से, 3 1 3 3 4 और 3 कितना हो गया 24 हो गया। ठीक है, 2 से 2 7 हो गया और 2 कितना हो गया 12 हो गया। अब 7 1 7 7 2 14 और 4 7 6 ये हो गया, तो 260 कितना हो गया 12, 12 6 72 24 7 31, तो ये क्या आ गया 3120। ठीक है, 3120 कहाँ पे दिया ऑप्शन बी करेक्ट। ये समझ में आया, बस आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है कि क्या चीज़ वेरी कर रही है। ठीक, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, तो नेक्स्ट क्या है ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द इंटरेस्ट अर्न ऑन द फिक्स्ड डिपॉजिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टोटल टाइम। ठीक है, इफ द इंटरेस्ट अर्न इन 54 मंथ इज ₹2430 फॉर हाउ मेनी मंथ शुड एफ डी बी केप्ट।
टू अर्न रुपीज़ 3240। ये सेम क्वेश्चन है, ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, ये क्या है, ये होमवर्क है, ठीक है, ये होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम सेम क्वेश्चन है। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स साइड। मतलब वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइड का क्यूब, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एस का क्यूब, तो वी इक्वल टू क्या पे आया, वी इक्वल टू के टाइम्स एस का क्यूब, ये आ गया। ए क्यूब विथ साइड 5 सेंटीमीटर हैज वॉल्यूम ऑफ 250 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम कितना है इसका, 250 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, ए इंटू साइड कितनी दी हुई है, साइड 5, तो 5 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 250 इज इक्वल टू के इंटू 125, देयरफॉर के इज इक्वल टू आ गया 250 अपॉन 125, ठीक है। यहाँ से कितना आ गया, 2 आ गया, के की वैल्यू 2 आ गई, इसका मतलब जो रिलेशन आ गया हमारे पास क्या आ गया, वी इक्वल टू 2 टाइम्स एस का 2। अब पूछा व्हाट इज द साइड ऑफ अनदर क्यूब हुज वॉल्यूम इज 2000 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम कितना दिया हुआ दूसरे का, 2000 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइड का क्यूब, 2 टाइम्स साइड का क्यूब, 2 वन दर 2, 2 ये कितना 1000 हो गया, तो मतलब एस का क्यूब कितना आ गया, ये 1000 आ गया, ठीक है। एस इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, क्यूब रूट ऑफ 1000 मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10, इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो एक 10 बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी साइड कितना हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। जस्ट कुछ करना नहीं है, जैसे जैसे कह रहा है, एक बार अगर आपको ये पता चलेगा कौन किससे वेरी कर रहा है तो आपको क्वेश्चन जो है इजली हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ वायर वेरी डायरेक्टली विथ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो लेंथ ऑफ वायर मतलब एल किससे वेरी करती है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मतलब आर से, एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अब यहाँ से ये हो गया एल इक्वल टू के टाइम्स आर, ठीक है। अब क्या करें, इफ 6 मीटर लॉन्ग वायर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम। ये जो सिंबल होता है ना, ये सिंबल, इसको बोलते हैं ओम, बोलते हैं ओम बोलते हैं। ये रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, किसकी यूनिट होती है ये, रेजिस्टेंस की यूनिट, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। एल इक्वल टू क्या, ये क्या हो गया 15 ओम। कितना मीटर लेंथ है, 6 मीटर, लेंथ जब 6 मीटर है, 6 इक्वल टू के टाइम्स, तब ये कितना था 15 था, 15 क्या था इसका रेजिस्टेंस था। यहाँ से के इक्वल टू क्या आ गया 6 अपॉन 15, तो 3 टू द 6, 3 5 द 15, ये क्या आ गया 2 अपॉन 5 आ गया के की वैल्यू। अब हमारे पास रिलेशन क्या निकल के आ गया, एल इक्वल टू के आर, एल इक्वल टू 2 अपॉन 5 इंटू आर आ गया, ठीक है। पूछा क्या है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर हैविंग रेजिस्टेंस कितना 25 ओम, रेजिस्टेंस इस नेक्स्ट में कितना 25 दिया, एल पूछा है, एल इक्वल टू 2 अपॉन 5, 2 अपॉन 5, रेजिस्टेंस कितना है ये 20 25 है, यहाँ पे कितना है 25, 5 वन द 5, 5 5 द 25, 5 टू द कितना आ गया, ये आ गया 10 ओम, 10 मीटर। लेंथ पूछा है ना, लेंथ क्या होगी 10 मीटर होगी, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए अभी तक हमने क्या देखा था, डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन में बहुत आसान था। अच्छा, डायरेक्ट वेरिएशन में एक ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे देखिए कि अगर मतलब एक्स वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एक्स है, तो हम मानते हैं कि वाई इक्वल टू क्या है, के टाइम्स एक्स है। इसका मतलब ये होगा कि वाई बाई एक्स जो होगा ये क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा, वाई बाई एक्स क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब जब कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब वाई वन बाई एक्स वन जो होगा ये किसके इक्वल होगा, वाई टू बाई एक्स टू के। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि इनवर्ट टेंड होकर दिए एक्स वन बाई वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू बाई वाई टू। जब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है तो ये रिलेशन क्या होता है, फॉलो होता है। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन को, इस वाले या सारे क्वेश्चन को। देखिए 6 मीटर था, रजिस्ट्रेशन कितना था 15 था, ठीक है। तो हमने एल माना था, तो ये हो जाएगा 6/15 इज इक्वल टू, दूसरे की लेंथ कितना है नहीं पता है, तो एल बाई कितना 25, यहाँ से भी सॉल्व हो जाएगा, 3 टू द 6, 3 5 द 15, और 5 1 द 5, 5 5 द 25, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एल इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 आ गया। तो अगर के ओ नहीं निकालना है तो सीधा ये फॉर्मूला ये अप्लाई कीजिएगा, एक्स वन बाई वाई वन इजकल टू एक्स टू बाई वाई टू, या वाई वन बाई एक्स वन इजकल टू वाई टू बाई एक्स टू, इससे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन में ये होता है कि जब एक चीज़ इंक्रीज होती है तो दूसरी चीज़ क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। एक चीज़ इंक्रीज करेंगे तो दूसरी चीज़ क्या होगी हमारी, डिक्रीज होगी। जैसे जैसे मान लीजिए कि जो है
वही प्राइस है, ठीक है। अगर किसी आइटम का प्राइस जो है इंक्रीज होगा तो उसका जो अमाउंट हम खरीदेंगे, अगर मान लीजिए एक्सपेंडिचर सेम रखना है तो अमाउंट क्या करेंगे, हम कम खरीदेंगे, ठीक है। प्राइस अगर डिक्रीज होती है तो मतलब हम अमाउंट क्या लेंगे, ज़्यादा लेंगे। ये इकोनॉमी में कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। तो जैसे देखिए, अगर प्राइस जो है, प्राइस डिक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगी, कोई चीज़ सस्ती हो गई, ठीक है, तो उसकी सप्लाई मतलब क्या होगी, सप्लाई बढ़ेगी। प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी, इसकी डिमांड क्या होगी, डिमांड भी इंक्रीज होगी। डिमांड इंक्रीज होगी तो डिमांड को पूरा करने के लिए क्या होगा, सप्लाई भी क्या होगी, इसकी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो यहाँ भी हम मतलब कह सकते हैं कि क्या है, यहाँ पे इनवर्स रिलेशन होता है, क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। ये तो खैर इकोनॉमी का पार्ट है, लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। कीपिंग अदर थिंग इज कांस्टेंट, इफ द प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिक्रीजेस देन इट्स डिमांड इज इंक्रीजेज, ठीक है। तो जैसे अब देखिए, अगर मान लीजिए कि हम वर्क को क्या कर दें, अगर दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर वर्क को कांस्टेंट कर दें, कांस्टेंट मतलब जैसे मान लीजिए कि हम कहीं पे कोई वर्कर हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई चेयर बना रहे हैं सब, ठीक है। मान लीजिए एक दिन में कितना चेयर बनानी है, 100 चेयर बनानी है, 100 चेयर बनानी है। पहले मान लीजिए दो वर्कर था, सपोज दो वर्कर जो है एक दिन में, एक वर्कर एक चेयर बना रहा है, तो दो वर्कर एक दिन में दो चेयर बनाएंगे, तो कितना टोटल वो लगेगा, एक दिन में दो चेयर बन रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा, ये 100/2 मतलब कितना टाइम लगेगा, ये 50 डेज लग गया, ठीक है। अगर एक दिन में दो चेयर बना रहे हैं, एक ही वर्कर मान लीजिए एक दिन में दो चेयर बना रहे हैं, तो कितना टाइम लगेगा, 50 डेज। अच्छा, एक दिन में मैं अब वर्कर बढ़ा के मैंने 10 वर्कर कर दिया, क्या कर दिया, 10 वर्कर कर दिया। अब 10 वर्कर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 20 चेयर बना रहे हैं, 20 चेयर बना रहे हैं मतलब 100 चेयर कितने दिन में बनेगी, 100 चेयर मतलब बाई 20 मतलब कितने दिन में बनेगी, 5 दिन में बनेगी। अब देखिए यहाँ पे अगर वर्क जो है कांस्टेंट है, मतलब 100 चेयर ही बनानी है, तो जैसे ही हमने वर्कर को इंक्रीज किया, नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज किया, तो अमाउंट ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, ये रिक्वायर्ड, ये डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ वर्कर एन जो है इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम रिक्वायर्ड 1/t, ठीक है। वर्कर बढ़ाएंगे टाइम क्या होगा, कम लगेगा, ठीक। तो यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। और दूसरा देखिए, अगर हम हाई स्पीड से, अगर तेज स्पीड से जाएंगे तो कहीं पहुँचने में टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ दिल्ली से जा रहे हैं अलीगढ़, दिल्ली टू कहाँ जा रहे हैं, अलीगढ़ जा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि कितना किलोमीटर है, मान लीजिए कि 150 किलोमीटर यहाँ से है, 150 किलोमीटर, ठीक है। तो सपोज पहले मैं जा रहा था 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। तो कितना टाइम लगेगा अलीगढ़ जाने में, 150/50 मतलब कितना लगेगा, पहले 3 आवर लगेगा, ठीक है। अब मैंने 50 से स्पीड बढ़ा के कितना कर दी है, 75 किलोमीटर पर आवर कर दिया मैंने, 75। अब टाइम कितना लगेगा, तो 150/75 मतलब कितना लगेगा, 2 आवर लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने स्पीड को इंक्रीज किया, जैसे स्पीड इंक्रीज हो गई तो टाइम रिक्वायर्ड जो है ये क्या हो गई, ये डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो दोनों का यहाँ पे क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो हमने अभी तक डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी देखा, इनवर्स प्रोपोर्शन भी देखा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको जो है, स्पीड को अगर मैं एस मान लूँ और टाइम को मैंने टी मान लूँ, तो एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1/टाइम, ठीक है। या टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1/एस। तो यहाँ पे टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k/s। या इस केस में ऐसा कर सकते हैं, टी इंटू एस जो हो जाएगा ये क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। या फिर इसको मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, T1S1 जो हो जाएगा ये जाएगा T2S2। ये ऊपर वाला एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं। T1 पहले टाइम कितना लग रहा था, पहले टाइम लग रहा था 3 घंटा, स्पीड कितनी थी 50। तो टाइम 3 आवर लग रहा था, स्पीड कितना थी 50। दूसरा टाइम कितना लगेगा मुझे नहीं पता, स्पीड कितना है हमारी 75 है, तो यहाँ से भी निकल जाएगा। तीन 25 टू था, यहाँ से T2 इक्वल टू क्या आएगा, सीधा 2 आवर। तो या तो हम उस मेथड से करें या तो हम इस मेथड से करें, दोनों ही मेथड क्या है वो इजी है, ठीक है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो रिलेशन वेरी करता है, ये डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है या फिर इनडायरेक्ट वेरिएशन या इनवर्स वेरिएशन हो रहा है, ठीक है। एस वेरीज इन इनवर्सली एज वाई, मतलब कह रहा है कि एक्स इज दैट इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1/y है। एक्स इक्वल टू 12, इसको मैं दोनों मेथड सॉल्व करता हूँ। इसका मतलब ये हो गया कि एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, k/y, ठीक है। तो व्हेन एक्स इक्वल टू 12, व्हेन y इक्वल टू 4, ये 12 है जब y इक्वल टू क्या है, 4 है, तो k/4
तो यहाँ से के इक्वल टू क्या आ गया, 12 इंटू 4 कितना 48 आ गया। के 40, तो रिलेशन क्या बन गया हमारे पास, एस इक्वल टू 48 अपॉन कितना वाई। पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वन वाई इक्वल टू 6, जब वाई 6 होगा तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 48/6, मतलब कितना हो गया, क्या आ गया 8 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। दूसरा तरीका क्या है कि इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो हम जानते हैं कि एक्स वाई क्या होगा, एक्स वाई कॉन्स्टेंट होगा, एक्स वाई कॉन्स्टेंट होगा। तो ये इसका मतलब x1 y1 इज इक्वल टू कितना x2 y2। ठीक है, x1 क्या हमारे पास दिया हुआ है x12 और y इक्वल टू क्या है 4 है। x1 12 हो गया, y इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया। x2 क्या दिया हुआ है, निकालना है, y इक्वल टू 6 है। x2 हमको निकालना है, y इक्वल टू कितना है 6 है, तो 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12। यहाँ से x2 कितना आ गया, x2 इक्वल टू 4 × 8 आ गया। ठीक है, तो ये भी मेथड है, ये शॉर्टकट है। ये क्या है, शॉर्टकट है। आप ये यूज़ करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, जल्दी आ जाएगा। ठीक है, इसमें 8 इज द करेक्ट आंसर। द टाइम टेकन टू कंप्लीट ए वर्क वेरीज इनवर्सली विद नंबर ऑफ वर्कर्स। यहाँ पे देखिए टी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वर्कर्स है, 1/10। ठीक है, एन डब्ल्यू मान लेते हैं नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से लिख सकता हूँ टी इंटू एन डब्ल्यू जो होगा ये क्या होगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये होगा टी वन इंटू एन डब्ल्यू वन इज इक्वल टू क्या होगा टी2 इंटू एन डब्ल्यू टू। ठीक है, इफ 10 वर्कर्स कंप्लीट ए टास्क इन 12 days, तो डे क्या है 12 है, नंबर ऑफ वर्कर्स कितना है 10 है, इज इक्वल टू देन हाउ मेनी डेज विल रिक्वायर 15 वर्कर्स। तो 15 वर्कर हमको टी डब्ल्यू नहीं पता है, तो ठीक है इसको सॉल्व कर लिए। 5 3 = 15, 5 2 = 10, 3 1 = 3, 3 4 = 12, 4 2 = 8। तो यहाँ से T2 कितना आ गया, T2 इक्वल टू 8 आ गया। कितना टाइम लगेगा, 8 डेज लगेगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, या तो के मान के करिए, ये वाला मेथड फॉलो करिएगा, ये ज़्यादा इजी है। ठीक है, उसमें पहले के निकालो, फिर रखो, फिर इक्वेशन बनाओ, फिर जो है उसमें टाइम टेकन ज़्यादा लगेगा। देखिए एग्जाम में हमारे पास टाइम होता नहीं है, तो हम शॉर्टकट अप्लाई करेंगे। अगर इन्वर्स है तो सीधा T1 N1 = T2 N2, ये x1 y1 = x2 y2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पीड ऑफ द कार वेरीज इनवर्सली विद टाइम टेकन टू कवर ए फिक्स्ड डिस्टेंस। मतलब s इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया S1 एस डी कॉन्स्टेंट, मतलब S1 D1 इक्वल टू S2 D2 हो गया। एंड द कार टेक्स 5 hours एट ए सर्टेन स्पीड, हाउ मच टाइम विल टेक इफ द स्पीड इज डबल। ठीक है, तो स्पीड, अच्छा अच्छा, यहाँ पे टाइम दिया, आवर दिया है ना, इसका स्पीड ऑफ द कार इनवर्सली विद टाइम टेकन इनवर्स कर रहा है, तो यहाँ पे डिस्टेंस नहीं, यहाँ पे क्या होगा टाइम टेकन होगा, यहाँ पे टाइम होगा। तो एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t है। तो S1 T1 इज इक्वल टू S2 T2। अब कह रहे हैं कि पहले क्या है 5 घंटा लेता है सर्टेन स्पीड से, तो सर्टेन स्पीड को मैं एस मान ले रहा हूँ, टाइम क्या ले रहा है S1 मान ले रहा हूँ, टाइम क्या ले रहा है ये 5 hour ले रहा है। S2 क्या है, हाउ मच टाइम विद स्पीड इज डबल, स्पीड डबल मतलब 2S1 हो जाए, तो T2 क्या लगेगा वही पूछा है। तो S1 से S1 कैंसिल, मतलब S2 इज इक्वल टू कितना है 2 times S1, मतलब स्पीड डबल पहले की डबल। तो यहाँ से T2 क्या आ जाएगा, T2 आ जाएगा हमारा 5/2, 5/2 मतलब कितना 2.5 आवर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, वेरिएशन बहुत आसान है बस। If 24 identical workers can complete a task in 15 days, then how many workers are required to complete the same task in 9 days? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, वर्कर बढ़ेंगे, कंप्लीटेड टास्क मतलब कि यहाँ पे वर्क क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। तो जैसे वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर जब बढ़ेंगे तो टाइम क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो यहाँ पे ये हो गया कि जो वर्कर हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स NW मानता हूँ, NW इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t। ठीक है, तो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। NW × T इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। इसका मतलब हो गया NW1 × T1 जो होगा ये क्या होगा NW2 × T2। ठीक है, मतलब कितने नंबर ऑफ वर्कर्स, तो पहले में कितना ले रहा है 24 आइडेंटिकल वर्कर 15 दिन ले रहे हैं, तो ये कितना है 24 है, ये कितना है 15 है। दूसरा पूछा है कि कितना टाइम लेगा
हाउ मेनी वर्कर्स, NW2 मुझे पता करना है, टाइम कितना ले रहा है, ये 9 days ले रहा है। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको। तो 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 8 5 ज़ा 40। NW2 क्या आ गया यहाँ से आ गया 40। ठीक है, बहुत ईजी है। यहाँ पे क्या आ गया, 40 आ गया। द कंजम्पशन ऑफ द जूस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स कॉस्ट। तो कंजम्पशन को मैं क्यू से मानता हूँ, क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस्ट आ गया, 1/C। ठीक है, तो यहाँ पे Q इंटू C1 इज इक्वल टू क्या आ गया, मतलब Q1 इंटू C1 इज इक्वल टू Q2 इंटू C2। क्यू को मैं कंजम्पशन मानता हूँ, क्यू क्या मैंने माना है, ये माना है कंजम्पशन माना है। हालांकि कुछ रिलेशन है नहीं, दोनों सी से है, लेकिन चूंकि कॉस्ट भी सी से, कंजम्पशन भी सी से, इसलिए मैंने क्यू मान लिया इसको। इफ द जूस बिकम 20% कॉस्टलियर इन समर, तो 20% कॉस्टलियर मतलब कि पहले सपोज 1 था, अब 20% कॉस्टलियर मतलब कितना हो, 1.2 टाइम्स क्या हो जाएगा, C1। ठीक है, पहले ₹1 का मिल रहा था, अब 20% मतलब 0.2 और महंगा हो गया। अब कितने का मिलेगा, 1 + 0.2 मतलब कितना, 1.2 टाइम्स, कितना, किसका, C1 का। ठीक है, तो Q1 इंटू C1 इज इक्वल टू Q2 इंटू 1.2 C1। ठीक है, तो यहाँ से Q2 निकाल लीजिए, तो Q2 कितना आ गया, यहाँ से आ गया Q1, ठीक है, इंटू C1 अपॉन 1.2 C1, ये से ये कैंसिल हो गया। 1.2 C1 मतलब Q1 इंटू 10/12 आ गया। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में पूछा है कितना परसेंट होगा, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दिए, 100 से। तो 4×3 = 12, 4 × 25 हो गया, 250/3 मतलब 250/3। तो 250/3 मतलब टाइम्स Q1, तो 3 × 8 = 24, 1 25, 3 × 3 = 9, 1 10 83.33 Q1। ये क्या आ गया, Q2। मतलब जो अब कंजम्पशन होगा वो कितना होगा, वो पहले कंजम्पशन का 83.33% होगा ऑफ Q1। ठीक है, तो पूछा कितना रिड्यूस हुआ है, कितना ये नहीं पूछा कितना परसेंट ऑफ Q1 हो गया, पूछा कितना कम हुआ, कितना परसेंटेज, परसेंटेज डिक्रीज इन द कंजम्पशन पूछा है। तो डिक्रीज पूछा है, तो मतलब 1 - 0.83, 1 - 0.83 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, मतलब 16.8333 है ना, ये हो जाएगा 16.67% हो जाएगा। कितना कम किया। ठीक है, पहले Q1 ले रहा था, अब Q2 जो आ गया 83.33% ऑफ Q1 आ गया। ठीक है, मतलब इतना ले रहा है, कितना कम किया उसने पहले, मतलब Q1 माइनस होगा ना, 1 माइनस उतना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16.67। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जो है आप कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए कि पहले जो कॉस्ट थी उसकी 100 थी, कॉस्ट उसकी थी कितनी, ₹100 थी। ठीक है, और हम जो है मान लीजिए कि 5 kg लेते थे, 5 kg जो कंज्यूम करते थे, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, टोटल कॉस्ट हो गई 5, 5 × 100 मतलब कितना हो गया, 500 हो गया, 500 हो गया। अब कॉस्ट कितना हो गई उसकी, जो है अब कॉस्ट कितनी हो गई, कॉस्ट हो गई 120, 20% की हो गया। तो न्यू कॉस्ट कितना हो गई, न्यू कॉस्ट जो हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 120। ठीक है, अब जो है कितना होगा उसका कंजम्पशन होगा 500 में ही, तो 500/120। ठीक है, तो 25/6 हो गया। ठीक है, तो 6 × 1 = 24, 1 25 और 1/6 हो गया। अब देखिए 5 kg से कितना, 6 × 24 = 1 25 कितना कम हुआ, तो 5 - 25/6, 6×5 = 30, 30 - 5 मतलब 5/6 कम हो गया। ठीक है, तो 5/6 मतलब कितना, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये मेथड ज़्यादा सही है पहले वाला। ठीक है, इसमें क्या आएगा, 16.67। जॉइंट प्रोपोर्शन क्या होता है, कभी कभी देखिए, कभी कभी कोई चीज़ डायरेक्ट भी प्रोपोर्शन वेरी करती है और इनवर्स भी करती है, दोनों कंबाइंड। जैसे जैसे मान लीजिए कि हमने, अगर आपने 12th क्लास किया होगा, तो 12th क्लास में एक चार्ज होता है, तो मतलब फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द 2 पार्टिकल्स। जैसे एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल दूसरा है, इसका नाम यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज क्या है, Q2 है। इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इसकी मान लीजिए R है। ठीक है,
तो इसके बीच जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो लगेगा, तो ये एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, Q1 होता है, Q1 इंटू Q2 होता है, और एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1/r²। तो यहाँ पे दो चीज़, मतलब अगर पार्टिकल दोनों पास रहेगा तो फोर्स क्या होगा, ज़्यादा तेज लगेगा, पार्टिकल दूर रहेगा तो फोर्स क्या होगा, कम लगेगा। ठीक है, तो इससे भी वेरी करता है, इसके प्रोडक्ट भी वेरी करता है, और इसके डिस्टेंस भी वेरी करता है। अगर मैं इन दोनों को मिला दूँ, ठीक है, ये देखिए, ये क्या हो गया, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया, ये डायरेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया, ये इनडायरेक्ट हो गया। ठीक है, इनडायरेक्ट या इनवर्स हो गया, ये क्या हो गया, ये इनवर्स हो गया। तो अगर मैं दोनों को मिला दूं तो ये होगा एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r², Q1 Q2/r²। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे के एफ इक्वल टू के Q1 Q2/r²। ठीक है, अब के की वैल्यू जो होती है उसमें 1/4πε0 होती है, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये फॉर्मूला होता है किसका, ये फोर्स होता है बिटवीन द टू पार्टिकल। इसी टाइप से ग्रेविटेशन में जब होती है, ग्रेविटेशन अगर मैं फोर्स की बात करूँ, तो यहाँ पे मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये अर्थ है, ठीक है, और मार्स मान लेते हैं इधर, इधर क्या मान लेते हैं, मार्स मान लेते हैं। तो ये अर्थ है ई, इस यहाँ पे क्या है, मार्स है। ठीक है, यहाँ पे मार्स है। इसके बीच की डिस्टेंस, यहाँ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है इसके बीच की कितने हैं, मान लीजिए डी, मिलियंस ऑफ किलोमीटर में होगा। इसका मास जो है, इसका मान लीजिए मास जो है कैपिटल एम है, इसका मास जो है क्या है, स्मॉल एम है। ठीक है, या M1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, M2 होते हैं। हम इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है इसके बीच में, ये क्या होता है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, M1 इंटू M2 होता है। मतलब दोनों अर्थ का मास और मार्स के मास का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, और F और भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका होता है, 1/p²। ठीक है, तो ये एक दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द मास और डिस्टेंस, मतलब जितना दूर कोई भी प्लेनेट होगा उतना ही कम ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ का उस पर अटैक करेगा। जैसे जैसे देखिए यहाँ पे ये सन हमारा है, ये क्या है, सन है। ये यहाँ पे मरकरी, फिर मरकरी हो गया, फिर थोड़ा सा वीनस हो गया, ये मरकरी हो गया, वीनस हो गया, इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद अर्थ हो गया, ये क्या है, अर्थ। इसके बाद मार्स, मार्स, फिर इसके बाद जुपिटर। ठीक है, ये क्या हो गया, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यहाँ पे सैटर्न हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, नेपट्यून हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, नेपट्यून हो गया। ठीक है, अब देखिए अर्थ और मार्स के बीच में मान लीजिए डिस्टेंस d1 है। ठीक है, अर्थ और नेपट्यून के बीच में मान लीजिए डिस्टेंस क्या है, d2 है। अब जो ग्रेविटेशनल जो वो लगेगा, जो फोर्स लगेगा, देखिए यहाँ पे मून है। ठीक है, अब जो टाइड वगैरह आती है ये अर्थ और इसके मून की ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से जो आती है। ठीक है, तो ये बहुत पास में डिस्टेंस कम है, इसलिए जो है क्या है, ये फोर्स क्या है, ज़्यादा लगेगा। डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो क्या होगा, फोर्स कम लगेगा। तो यहाँ से आता है एफ इज इक्वल टू आता है G M1 M2/T²। मतलब डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगी उतना ही क्या होगा, फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स कम लगेगा। इसलिए अर्थ और नेपट्यून के बीच में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ग्रेविटेशन फोर्स, अर्थ और जैसे जैसे और पास आ जाएंगे वैसे वैसे अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो एक ये ज्वाइंट प्रोपोर्शन होता है। तो हमने देखा ये दो चीज़, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन को मिलाया, एक इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन को मिलाया। ये जी यहाँ पे कांस्टेंट होता है, ये क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन हम करते हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और है इसमें, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर जो वर्क डन होता है, तो अभी हमने देखा था कि जो वर्क डन होता है, वर्क डन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू होता है नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल। मतलब जितना ज़्यादा लोग होंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उतना ज़्यादा वर्क होगा। भाई एक आदमी अगर एक चेयर बनाता है, 100 आदमी 100 चेयर बनाएंगे, तो वर्क डन डायरेक्टली डबल नंबर ऑफ पीपल, इसको मैं क्या मानता हूँ, एन। ठीक है, वर्क डन को मैं मानता हूँ W। तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन हो गया।
और क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर और डेली वर्क रेट। डेली वर्क रेट मतलब कि एक दिन में कितना घंटा काम करते हैं। अगर एक दिन में 4 घंटा काम करते हैं, एक दिन में 8 घंटा काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है जितना ज़्यादा टाइम तक काम करेंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वर्क होगा। तो ये भी इसको रेट मानते हैं, आवरली रेट मानते हैं। तो ये मतलब पर डे कितना आवर वर्क कर रहे हैं, तो वर्क जो है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया किसके, रेट के बराबर हो गया। तीसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ डेज होता है। डेज मतलब कितना दिन काम करेंगे। अगर एक दिन काम कर रहे हैं, 2 दिन काम, जितना ज़्यादा दिन काम करेंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वर्क होगा। तो यहाँ से आगे वर्क की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ डेज हो गया। अब तीनों को मिला दीजिए, 1 2 3, मतलब वर्क डन, मतलब वर्क डन मतलब कितना काम हुआ। वर्क डन जो हो गया इसको मैं डब्ल्यू लूंगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, एन हो गया, ये कैपिटल एन मान लीजिए, आर हो गया, और क्या हो गया, एन नहीं हो गया, यहाँ पे डी होगा, नंबर ऑफ डेज है ना ये, यहाँ पे क्या नंबर ऑफ डेज, एन हो गया, आर हो गया, और क्या हो गया, डी हो गया। तो डब्ल्यू इजकल टू क्या होगा, डब्ल्यू इजकल टू के एन आर डी। अगर मैं दो डिफरेंट डिफरेंट वर्क लूँ, मतलब दो अलग अलग वर्क लूँ, तो ये हो जाएगा W1/W2 इजकल टू के N1 R1 D1 अपॉन के N2 R2 और D2। के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से W1/W2 जो आ गया, ये आ गया N1 R1 D1 अपॉन N2 R2 और D2। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, ये एक फार्मूला बन गया, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट बन के आ गया। अगर रेट सेम है, अगर इफ रेट इज सेम, रेट ऑफ वर्क इज सेम, या मेंशन नहीं किया है, रेट ऑफ वर्क इज सेम, या मेंशन ही नहीं किया है, मतलब कितने घंटे काम करते हैं, तो ये आर को हम कैंसिल, दोनों सेम मानते हैं, आर आर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। उस केस में W1/W2 जो हो जाएगा, ये हो जाएगा N1 D1 अपॉन N2 D2 हो जाएगा। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन के थ्रू इसको और सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास जो है रिजल्ट निकल के आता है। क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करेंगे हम, ये वही कि अगर रेट सेम है तो ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इफ द वर्क टू बी कम्प्लीट इज सेम, अगर नंबर वर्क जो है सेम हो, मतलब सेम वर्क कर रहा हो, तो उस केस में क्या होगा, N1 D1 जो हो जाएगा वो N2 क्या हो जाएगा, D2, क्योंकि यहाँ पे वर्क क्या है, सेम है। ठीक है, कैसे, तब उस केस में वर्क की डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/डे, और N2 क्या हो जाएगा, कितना वर्क कर रहे हैं। अगर वर्क सेम है, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था कि मान लीजिए कि 100 चेयर बनानी है, 100 चेयर बनानी है, अगर 2 आदमी बनाते हैं, ठीक है, तो सपोज मान लीजिए कितना टाइम लग रहा है, 50 डेज लग रहा है, 50 डेज लग रहा है। अगर इसी को 50 आदमी बनाते हैं तो कितना टाइम लगेगा, इसके बाद 2 दिन लगेगा, 2 डेज लगेगा। ठीक है, तो आदमी बढ़ेंगे तो वो जो अगर सेम वर्क है तो वो क्या होगा, टाइम कम होगा। तो यहाँ से जो वर्क होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n होता है, नंबर ऑफ पीपल होता है, और डेज मतलब कितना दिन वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा वही। ठीक है, इफ रेट इज नॉट गिवन तो एन डी क्या होगा, कॉन्स्टेंट। अभी क्वेश्चन के थ्रू सब क्लियर हो जाएगा। कह रहा है इफ 18 पम्प्स कैन रेज 217 लीटर ऑफ वाटर इन 10 डेज। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एन कितना दिया हुआ है, 18, एन कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 18 दिया हुआ है। वर्क कितना दिया हुआ है, डब्ल्यू कितना दिया हुआ है, W1 वर्क कितना कर रहा है, 2170 लीटर वाटर उठा रहा है। कितने दिन में कर रहा है, डेज कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 10 डेज दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा, वर्किंग 7 आवर्स ए डे, आर कितना दिया हुआ, रेट कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि W1/W2 जो होता है वो क्या होता है, N1 R1 D1 अपॉन N2 R2 और D2। और वर्क कितना है, पहले में देखिए वर्क कितना है, 2170 अपॉन दूसरा वर्क कितना दिया हुआ है, देन हाउ मेनी डेज विल 16 पम्प रेस 1736, कितना है 1736 इजकल टू N1 कितना दिया हुआ है, 18, R1 कितना दिया हुआ है आपका 7, D1 कितना दिया हुआ, कितना डेज लग रहा है, 10 डेज लग रहा है, अपॉन N2 कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ पंप कितना है इसमें 16 है, तो 16, R2 कितना दिया हुआ है, कितने घंटे काम कर रहे हैं एक दिन में, 9 घंटे काम कर रहे हैं, तो 9 हो गया। D2 यही पूछा है कितना डे लगेगा, एक के D2 कर दीजिए, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये 10 से यहाँ ये 0 कैंसिल, 9 1 9, 9 2 18,
7 1 द 7, 7 3 द 21, 7 1 द 7, ठीक है। और ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 4 द 16, 4 4 द 16, 4 3 12, 4 चौके 16, ठीक है। 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 1 द 2, और 2 से 2 दूनी 4, 2 1 2, 217 हो गया। अब यहाँ से देखिए D2 निकालना, 31 D2, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 31 D2 कितना आ गया, 31 D2 इज इक्वल टू 217, देयरफॉर D2 क्या आ जाएगा यहाँ से, 217/31, 7 टाइम, ये क्या आ जाएगा, 7 आएगा, 7 डेज आ गया। जस्ट कैलकुलेशन करनी है, उसको रख के यहाँ पे ये क्या आ गया, यहाँ पे 7 डेज, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15% वर्किंग 8 आवर्स ए डे कैन कंप्लीट ए वर्क इन द 21 डेज। 15% मतलब N1 कितना हुआ है, N1 15 है, 8 आवर्स ए डे, आर कितना दिया हुआ है, आर 8 दिया हुआ है, कैन कंप्लीट वर्क इन 21 डेज, डे कितना दिया हुआ है, डी कितना दिया हुआ है, ये 21 दिया हुआ है। हाउ मेनी डेज विल 14%, 14% मतलब N2 कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, कंप्लीट वर्क 1.5 टाइम्स एज ग्रेट, मतलब अगर इसको मैं W1 मानूँ वर्क को, तो यहाँ पे W2 जो हो गया, ये कितना दिया, 1.5 टाइम्स W1 दिया हुआ है। इफ दे वर्क 6 आवर्स ए डे, R2 कितना दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ है, ठीक है। N2 D2 पूछा है कितना डे लगेगा, तो हम जानते हैं W1/W2 जो होता है वो होता है N1, ठीक है, R1 D1, R1 D1 ऑन N2 R2 और D2। W1 क्या है हमारे पास, W1 ही है, W2 क्या है, 1.5 W1 है, इज इक्वल टू N1 क्या है 15, इंटू R1 क्या है 8, इंटू D1 कितना है 21, ऑन N2 क्या है 14, और R2 क्या है 6, D2 क्या है नहीं पता, D2 निकालना है। W1 से W1 कैंसिल, 15/10 हो जाएगा ये, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये हो गया 10/15, ये क्या हो गया 10/15, ठीक है। 10/15 इक्वल टू 15 इंटू 8 इंटू 21 अपॉन 14 इंटू 6 इंटू 3 2। अब देखिए कैंसिल आउट होगा, 5 2 द 10, 5 3 द 15, ठीक है, 2 1 द 2, 2 4 द 8, ठीक, और 3 1 द 3, 3 2 द 6, ठीक है। तो 7 2 द 14, 7 3 द 21, 2 1 द 2, 2 2 द 4, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, क्या बचा 15 इंटू 3, कैलकुलेशन थोड़ा सा हौच पौच हो गई है। अच्छा यहाँ पे 3 15 D2 कितना आ गया, D2 कर लो 15 चौके 3 दूनी 6, 6 15 90, 90, 90 बाई कितना आ गया, ये 45 डेज हो गया। कितना टाइम लगेगा इसको, 45 डेज, जस्ट कैलकुलेशन करना है आपको, ठीक है। ये क्या हो गया 45। नेक्स्ट देखते हैं। 3 persons वर्किंग 5 आवर्स ए डे कैन असेंबल 4 मशीन इन 6 डेज। 3% मतलब N1 कितना दिया हुआ है 3, 5 आवर्स डे, R1 कितना दिया हुआ है 5, ठीक है। कैन असेंबल 4 मशीन, असेंबल 4 मशीन मतलब W1 कितना दिया हुआ है 4, 6 डेज, D1 कितना दिया हुआ है 6, ठीक है। हाउ मेनी मशीन विल 9% विल असेंबल 4 डेज इफ दे वर्क 10 आवर्स ए डे। हाउ मेनी मशीन मतलब क्या पूछा है, W2 पूछा है, तो W1 अपॉन W2 जो होगा, N1 कितना 3 इंटू R1 कितना 5 इंटू D1 कितना 6 अपॉन 356, 3% 5 आवर्स ए डे 6 डेज, ठीक है। और N2 क्या होगा 9% 4 आवर्स ए डे, 9% 4 डेज और 10 आवर्स ए डे, ठीक है। तो W1 कितना दिया हुआ 6 दिया हुआ है, ठीक है, नहीं 4 दिया हुआ है, तो 4 अपॉन W1 इज इक्वल टू, अभी देखिए 3 कम 3 3 9, 3 1 3, 3 2 6,
टू ऑन द टू, टू फाइव द 10, 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो नीचे क्या बचा, 1/4 बचा, 1/4 बचा। तो W1 क्या हो गया, W1 इजकल टू क्रॉस मल्टीप्लाई W1 इंटू 1 इजकल टू 4, 4 कितना हो गया 16। तो कितना टाइम लगेगा, कितना मशीन लगेगी इसमें, 16 मशीन। जस्ट आपको ये रख के उसका कैलकुलेशन करना है। ठीक है, 2 person वर्किंग 2 hours a day can assemble 2 machine in 2 days. How many machine will 6 person assemble in 6 days or 6 hours a day? ये होमवर्क का सेम क्वेश्चन पिछले जैसा है, आप लोग के लिए होमवर्क। If 20 men can build a wall 56 meter long in 6 days, what is the length of similar wall that can be built in 35 men in 6 days? ठीक है, तो 20 men can build a wall 56 मीटर लॉन्ग इन, मतलब वॉल वर्क कितना दिया हुआ इसमें, इसमें 56 मीटर दिया हुआ दीवार बनानी है। नंबर ऑफ मैन एन इक्वल टू कितना है 20, कितना डे लग रहा है, डे इक्वल टू कितना लग रहा है 6 लग रहा है, यहाँ पे आर नहीं दिया हुआ है। ठीक, व्हाट लेंथ ऑफ सिमिलर कैन बी पुट इन बाय 35 मिनट 3 डेज। W2 पूछा कितनी लेंथ बनाएगी, एन इक्वल टू कितना दिया हुआ है 35 दिया हुआ है, और डे कितना दिया हुआ है, D2 कितना दिया हुआ है 3 डे दिया हुआ है। तो ठीक, हम जानते हैं W1/W2 क्या होता है, जब R नहीं दिया हुआ है तो N1 D1 ऑन N2 D2 ऑन N2 D2। ठीक है, N1 क्या है 20 इंटू 6 अपॉन 35 इंटू 3, ये किसका W1/W2 मतलब 56 बाई, ये ओके 56/W2। ठीक है, 5 से 5 4 द 20 और 5 7 द 35। ठीक है, 2 3 द 6, 2 28 द 56, 3 से 3 कैंसिल आउट। ठीक है, तो W2 क्या हो गया 4 1 द 4, 4 7 द 28, W2 क्या हो गया 7 इंटू 7, W2 आ गया यहाँ पे 7 इंटू 7 मतलब कितना 49 आएगा। तो देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट 35 men can do a piece of work in 15 days. How many men would be required to do the same work? यहाँ पे देखिए वर्क क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, तो जब वर्क कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब ये होगा कि N1 D1 जो होगा ये किसके इक्वल होगा, N2 D2 के इक्वल होगा। ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कि वर्क यहाँ पे क्या है सेम है। तो कितना मेन है यहाँ पे 35 मेन है, कितना डे लग रहा है 15 डे लग रहा है। N2 कितना 125 दिया हुआ है, डे सेम और 25 डे, D2 कितना 25 दिया हुआ है, N2 पूछा कितने नंबर ऑफ लगेंगे। ठीक है, 5 5 द 25, 5 3 द 15, 5 1 द 5, 5 7 द 35, 7 इंटू 3 कितना आ गया, N2 इक्वल टू कितना आ गया 21। जहाँ पे वर्क जो है क्या है कांस्टेंट रहे, मतलब कांस्टेंट मतलब सेम वर्क हो। ठीक है, उस केस में क्या होता है N1 D1 जो होता है इक्वल टू क्या हो जाता है N2 D2। आप सीधा ये रखेंगे फॉर्मूला, तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 12 men working 8 hours a day can complete a piece of work in 10 days। ठीक है, तो ये 12 men कितना दिन के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए सेम वर्क कारण टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 8 days वर्किंग 8 hours 18 hours द नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे वही N1 R1 D1, तो 12 मैन इंटू 8 आवर पर डे इंटू कितना 10 डेज कर रहे हैं, ये किसके इक्वल होगा, टू कंप्लीट सेम वर्क इन 8 days, 8 इंटू 15 इंटू नंबर ऑफ मैन कितना 10, दोनों इक्वल कर दीजिए। वर्क सेम हो, सबका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा सेम होगा, ये टोटल वर्क निकल के आएगा ना, टोटल वर्क ये होगा सेम होगा। तो देखिए 8 से 8 कैंसिल, 5 3 द 15, 5 2 द 10, 3 1 द 3, 3 4 द 12, 4 इंटू 2 कितना आ गया 8, तो कितना मैन लगेंगे इसमें 8 लगेंगे, ये सीधा आंसर आ गया। ठीक है, 30 laborers working 7 hours a day can finish a piece of work in 18 days. If the laborers work 6 hour day, then the number of laborers required to finish the same piece of work in 20 days will be। सेम क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट, ये आपके लिए क्या है होमवर्क है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। A certain number of people were supposed to complete a work in 24 days. The work, however, took 32 days since 9 people were absent throughout. Then how many people were supposed to be working originally? ये important question है। कह रहे एक वर्क था जो मतलब कुछ लोगों को पूरा करना था कितने दिन में 24 डेज में। तो लेट मान लीजिए कि लेट नंबर ऑफ पीपल वेयर, नंबर ऑफ पीपल ओरिजिनली, नंबर ऑफ पीपल कितने आदमी थे स्टार्टिंग में 10 थे,
कितने दिन में वर्क कंप्लीट होना था? 24 डेज में कंप्लीट होना था। तो स्टार्टिंग टोटल वर्क कितना निकल गया? एन इंटू 24। लेकिन क्या रहे, ये इसमें 32 दिन लग गया, सिंस 9 पीपुल वेर एबसेंट फ्रॉम द थ्रू आउट। ये किसके इक्वल होगा? ये होगा 32 इंटू कितना पीपुल ने काम किया, उससे 9 पीपुल कम ने काम किया, मतलब एन पहले से, एन से कितना कम थे वो? 9 पीपुल कम थे। अब वर्क सेम हो गया, ठीक है, इसी को सॉल्व कर लीजिए। 8 3 24, 8 4 32, ये हो गया 3n इज इक्वल टू 4n माइनस कितना? 36। तो इधर 4n-3n कितना हो गया? n इक्वल टू कितना आ गया? n इक्वल टू 36 आ गया। तो ओरिजिनली कितने नंबर ऑफ पीपल थे वो? 36 थे। 36 इज द करेक्ट आंसर। ये समझ में आया? मैंने मान लिया कि टोटल n पीपल थे, n पीपल अगर 24 दिन काम करते काम पूरा हो जाता, तो टोटल काम कितना हो गया? n इंटू 24। लेकिन कह रहा है कि 32 दिन लग गया, टोटल कितना डे लग गया? 32 दिन लग गया। कितने, क्यों? क्योंकि 9 पीपल एबसेंट थे। n-9 में कितने दिन में पूरा किया? 32 दिन में। काम दोनों सेम है, ठीक है, ऐसे आ गई है। A table shows the time taken by car to cover a distance of 900 km at a different speed. Speed now, so 18, 50, 30, 30, 45, 20 x into 15। पूछा कि वो क्या होगा, s की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू ऑफ x। तो स्पीड क्या होता है? स्पीड इक्वल टू क्या होती है? डिस्टेंस इंटू टाइम। डिस्टेंस इंटू टाइम नहीं, मैं बहुत फास्ट कर रहा हूँ इसलिए। डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस होती है स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना कवर किया इसने? 900 किलोमीटर कवर किया है। तो 900 इक्वल टू स्पीड क्या है इसकी? स्पीड जो है यहाँ पे एक्स है, एक्स है। टाइम कितना लगा है इसको? 15 लगा है, इंटू 15। यहाँ पे देखिए 9 इंटू 100 900, 18 इंटू 50 900, 30 इंटू 30 900, इसलिए एक्स इंटू 15 क्या होगा? 900 के इक्वल होगा। तो 5 3 द 15 और 5 20 और 3 1 द 3 3 3 द 9, 3 इंटू 20 कितना हो गया? 60। देयरफॉर एक्स इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से? 60। ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट। देखिए वेरिएशन बाय पार्ट्स क्या होता है, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ चीज़ें क्या होती है कांस्टेंट रहती हैं, फिक्स रहती हैं, दूसरी चीज़ें क्या होती हैं वेरी करती हैं। तो अगर कहीं पे ऐसा है कि एक चीज़ कांस्टेंट है और फिर चीज़ दूसरी चीज़ वेरी करे, तो उसको क्या कहते हैं? वेरिएशन बाय पार्ट्स कहते हैं। मतलब एक क्या है, एक कांस्टेंट है, दूसरी चीज़ क्या कर रही है? वेरी कर रही है। तो इसको हम क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। कह रहा है कि ए लाइब्रेरी गिव्स मेंबरशिप यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन चार्जेस एंड द रेट पर बुक। तो रजिस्ट्रेशन चार्ज जो होगा वो क्या होगा? फिक्स होगा। एवरी मेंबर हैज टू पे फिक्स्ड मंथली चार्जेस इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मेनी बुक्स शी टेक्स। मतलब लाइब्रेरी में जैसे मौलाना मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी अलीगढ़ में मान लीजिए कि, या फिर कहीं और की लाइब्रेरी, या फिर कोई पब्लिक लाइब्रेरी मान लीजिए, ठीक है। तो उस लाइब्रेरी क्या होता है? एक मेंबरशिप फीस होती है। आप जाएं या ना जाएं, आपने अगर लाइब्रेरी ज्वाइन करना है तो आपको क्या मेंबरशिप फीस उसको जमा करना पड़ेगा। तो कह रहा है कि एक लाइब्रेरी है, उसमें क्या है कि एक मेंबरशिप फीस है। तो मान लीजिए कि मेंबरशिप फीस जो है, मान लेते हैं सी है, लेट फी क्या है? ये सी है, फिर मेंबरशिप फी। इफ एवरी मेंबर हैज टू पे फिक्स्ड मंथली चार्जेस irrespective ऑफ हाउ मेनी बुक्स ही टेक, फॉर ईच बुक ही हैज टू पे कांस्टेंट रेंट। मतलब मान लीजिए कि रेंट, रेंट पर बुक, रेंट पर बुक मतलब पर बुक कितना लगता है उसका? एक्स लगता है, ठीक है, एक्स कॉस्ट लगती है। he has to pay समीर रेंट आउट 13 बुक्स एंड पेज रुपीज 165, ठीक है। तो नंबर ऑफ बुक्स मान लिए, नंबर ऑफ बुक्स जो मान लिए, ये कितना मान लिए? वाई, ठीक है। अब देखिए समीर कितने रेंट पे कर रहे हैं? 13 बुक्स कर रहे हैं। 13 बुक्स का कितना पे कर रहे हैं? 165 कर रहे हैं, ठीक है। तो समीर का टोटल टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी? टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी? टोटल कॉस्ट जो होगा, ये एक कांस्टेंट चार्जेस लगेंगे, प्लस कितना नंबर ऑफ बुक्स लिया है, और कितना रेंट पर बुक हो गया, यही तो होगा। नंबर ऑफ बुक्स इंटू रेंट पर बुक। तो टोटल कॉस्ट कितना है पहले में? 165 है। तो 165 इज इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट चार्ज प्लस सी इक्वल टू वाई इंटू एक्स, नहीं मतलब ए एक्स, कुछ कॉन्स्टेंट से वेरी करेगा, ठीक है। वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए एक्स हो जाएगा। ठीक है, 165 इक्वल टू सी प्लस
ये 13 बुक की कॉस्ट है ना, तो 13 13x मान लिया मैंने, ठीक है, C+13x। और दूसरा क्या है कि शुभम रेंट्स आउट 21 बुक्स एंड पेज ₹40 मोर देन समीर, ठीक है। तो 40 मोर देन समीर, तो एक मिनट, तो थोड़ा सा और इजी करते हैं, इस मेथड से क्या होगा, थोड़ा सा बहुत लेंदी आएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए, y मान लीजिए, y जो है टोटल कॉस्ट है, क्या है, टोटल कॉस्ट है, ठीक है। और x मान लीजिए नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स क्या है, रेंटेड है, ठीक है। तो अब देखिए y इक्वल टू क्या है हमारे पास, C+kx है, देख सकते हैं। C कांस्टेंट चार्ज हो गया, k कांस्टेंट हो गया, x जो है वेरिएबल चार्ज हो गया। अब कह रहे हैं कि पहला जो है 165 रुपीज़ लगता है 13 बुक्स के लिए, तो ये कितना 165 बुक्स लगता है, C+k इंटू कितना बुक, नंबर ऑफ बुक्स कितना 13। तो यहाँ से आ गया हमारे पास C+13k इज इक्वल टू कितना 165, ठीक है। ये इक्वेशन 1 आ गई। सेकंड क्या कह रहा है कि शुभम रेंट्स 20 आउट बुक्स एंड पेज ₹40 मोर देन द समीर, ठीक है। तो अब समीर जब 165 पे करता है, तो इसे शुभम 40 ज़्यादा पे करता है, तो शुभम का पेमेंट कितना हुआ होगा, शुभम ने जो पेमेंट किया होगा ये होगा 165 प्लस कितना, इसे 40 ज़्यादा, मतलब कितना, और 205 किया, ठीक है, पेमेंट किया 21 बुक्स के लिए। तो ये हो गया 205, टोटल कॉस्ट इसकी आ गई, एक कॉन्स्टेंट चार्ज हो गया, फिर 21 बुक्स के लिए कितना, के 21 टाइम्स के, ठीक है। तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई। इसने 13 बुक के लिए कितना पे किया, 165 किया, और इसने 21 बुक के लिए कितना किया, 205 किया। यही दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए। C+13 के इज इक्वल टू कितना 165 और जो है C+21 के इक्वल टू कितना आ गया 205। तो इक्वेशन है, इक्वेशन इसको जो है, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इक्वेशन 2 - 1 कीजिए, 2 - 1 ये करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, 21 - 13 कितना हो गया, 7 1 8 के इक्वल टू 205 - 165 कितना 40, वही तो 40 का डिफरेंस था। यहाँ से के इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से के इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। के 5 मतलब, अब इसमें किसी एक में वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। 165 इक्वल टू C+13 के, 165 इज इक्वल टू C+13 के, ठीक है। तो के कितना 5 आया है, तो C+13 इंटू 5 इक्वल टू कितना 165। तो 165 इक्वल टू C+65 हो गया, तो यहाँ से C इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 100 आ गया। क्वेश्चन क्या पूछा है, अब इक्वेशन क्या आ गई, y इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास कि टोटल कॉस्ट y इज इक्वल टू C मतलब कितना 100 प्लस 5x, के क्या है 5। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या, इफ प्रमोद पेज ₹250 देन हाउ मेनी बुक्स ही हैज टेकन, कितना टोटल पे किया है 250 किया है। तो ये हो गया 250 इज इक्वल टू 100 प्लस 5 इंटू एक्स क्या नंबर ऑफ बुक्स रेंटेड होता है, तो 250 - 100 कितना हो गया 150 इज इक्वल टू 5x, देयरफॉर x इक्वल टू क्या आ गया 30। तो यहाँ से एक क्या कितना बुक रेंट किया उसने 30 बुक्स, तो देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम टाइम एंड वर्क का जो है मेन टाइम एंड वर्क टॉपिक शुरू करेंगे, क्योंकि ये भी उसी का पार्ट था, इसीलिए जो है हमने इसको करना जरूरी समझा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।